तो चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और हम बात कर रहे थे एलसीआर श्रेणी परिपथ। और एलसीआर श्रेणी परिपथ में हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो हमने देखा कि जो प्रतिबाधा है यानी जो परिणामी प्रतिरोध है वो हमें मिल गया, जेड के नाम से हम उसे जानते हैं और ये उसकी वैल्यू होती है। और हमने ये भी पता लगा लिया कि इसमें कला कोण जो है ये प्लस यानी पॉजिटिव है। और हमने ये पॉजिटिव क्यों आया ये हमने पता लगा लिया, क्योंकि संधारित्र में वोल्टता ज़्यादा थी प्रेरक से। और ये दोनों, इन दोनों वोल्टताओं के बीच में, प्रेरक की वोल्टता और संधारित्र की वोल्टता के बीच में पूरा 180 का कोण है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भी बात हमने पता लगा ली। ठीक, अब यहाँ बात आएगी शक्ति गुणांक क्या है, ये भी हमने कर लिया था। ओके, अब यहाँ आते कि अनुनाद क्या चीज़ है, और अगर ये परिपथ अनुनाद पर चला जाए, अनुनाद की स्थिति में आ जाए, तो इसमें क्या चेंज होंगे, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक, यदि परिपथ अनुनाद की स्थिति में आ जाए, ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा। यदि परिपथ अनुनाद, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक, यदि परिपथ अनुनाद की स्थिति में आ जाए या की स्थिति प्राप्त करे, स्थिति में हो ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पड़ेगा। तो इसमें अनुनाद की स्थिति में आने का मतलब क्या है? अनुनाद की स्थिति में आने का मतलब यह है कि जब दो ऐसे प्रक्रम हों, ऐसे यंत्र हों, ऐसे प्रक्रम हों, या दो ऐसी कोई व्यवस्थाएं हों जिनमें आवृत्तियां बराबर हो जाएं, आवृत्तियां या आवर्तकाल बराबर हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी आवृत्ति बराबर हो सकती है। ठीक, तो देखिए यहाँ एल में और सी में जो ऊर्जा का संचय है, एल और सी में हम जानते हैं कि ऊर्जा की कोई हानि नहीं है, ऊर्जा का कोई अक्षय नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि एल और सी ये दोनों ही जो प्रयुक्ति हैं, ये दोनों ही जो प्रेरक या संधारित्र है, ये दोनों ही ऊर्जा को संचय करने वाले हैं, ऊर्जा का नुकसान करने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अगर ऊर्जा एल और सी में इस प्रकार आदान प्रदान होने लगे ऊर्जा का कि उसकी आवृत्ति कुछ ऐसी हो जाए, बराबर नहीं, बराबर मैं करूँगा किसकी होगी, कि आवृत्ति कुछ ऐसी हो जाए कि इस ओमेगा यानी इस प्रयुक्त वोल्टता के बराबर हो जाए, तो ये अनुनाद हो जाता है। अब उसके लिए देखते हैं कि संधारित्र पर जो आवेश है, संधारित्र का आवेशित होना, ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाए जैसे ये प्रयुक्त वोल्टता है, यानी संधारित्र आवेशित हो, संधारित्र में आवृत्ति आवेशित होने की वही हो जाए जो प्रयुक्त वोल्टता की है। ठीक, या और इसमें एल डी आई बाई डी टी जो इसमें भरती है वोल्टता होती है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, वो भी उसी प्रकार से हो जाए, उसी आवृत्ति से होने लगे जिससे ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसे केस में यहाँ पर दोनों के बीच में कोई परिणामी प्रतिघात नहीं होगा, यानी यहाँ पर कोई परिणामी प्रतिघात नहीं होगा। और ये कब होगा? ये होगा जब ओमेगा एल बराबर हो जाए 1/ओमेगा सी के, यानी इसका मतलब हो गया कि एक्स एल जो है वो बराबर हो जाए एक्स सी के। ठीक, इस पर बाद में करेंगे, हम इसे कहते हैं एल सी दोलन, इस पर बाद में भी हम बात करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर ऐसा हो जाए तो एक आवृत्ति हमें प्राप्त होती है ओमेगा 1/वर्गमूल एल सी। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं इसको। ठीक, ये बोल देते हैं इसको। ठीक, अनुनाद आवृत्ति है ना, आवृत्ति ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, और
अगर इसको, अभी देखिए ये कोणीय आवृत्ति है, याद रहे ये कोणीय है क्योंकि ओमेगा लगा है। अगर हर्ट्ज में बना दें तो बनाते हैं 2 पाई न्यू इक्वल टू ओमेगा 1/√LC। तो ये न्यू मिलता है, ये हर्ट्ज वाला मिल जाएगा जो आप समझ रहे हैं, 1/2 2 पाई वर्गमूल LC, ये हर्ट्ज वाली है, यानी साइकिल पर सेकंड। अब ये जो आवृत्ति है भारत में ये कितनी है, भारत में ये कितनी है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में लगभग इतनी ही। भारत में इसका मान होता है 50 हर्ट्ज। यानी ये मान लीजिए कि अगर कोई बल्ब या कोई ऐसी डिवाइस या कोई चीज़ लगाते हैं आप, कोई प्रतिरोध लगाते हैं, तो 1 सेकंड में 50 बार उसमें धारा आती है और जाती है, 50 बार आ जाती है, 50 बार चली जाती है। ये 50 हर्ट्ज जो है भारत में आवृत्ति है। अगर देखें तो भारत में जो यंत्र चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर, ठीक। भारत में वोल्टता कितनी है, भारत में वोल्टता होती है, जो प्रभावी मान होता है वोल्टता का वो होता है 220 वोल्ट घरों में, बाकी 440 वोल्ट 11,000 वोल्ट ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो घरेलू वोल्टता है वो 220 वोल्ट वाली होती है। वो ये VM नहीं होता, ध्यान रहे, ये मैंने बताया था, वो इसका वर्ग माध्यम मूल मान होता है 220 वोल्ट, ठीक। वर्ग माध्यम मूल मान इसको वर्गमूल 2 से भाग करके प्राप्त हो जाता है, वो भी हमने बताया था। अब कुल मिलाकर अगर अनुनाद की स्थिति में आ जाए तो ये कोणीय आवृत्ति को प्राप्त करेगा और कोणीय आवृत्ति का मान 1/वर्गमूल LC होगा और आवृत्ति का मान ये होगा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हमें देखना है कि अनुनाद की अवस्था में धारा कितनी होगी, तो अनुनाद की अवस्था में धारा का मान, ठीक। तो देखते हैं अनुनाद की अवस्था में धारा का मान। तो धारा का मान कैसा, अधिकतम धारा का मान, क्या मान कहते हैं, लिख दें आगे, क्योंकि अधिकतम धारा का मान पता करते हैं हम लोग। बाकी तो आप जानते ही हैं कि धारा जो है ऐसी प्रत्यावर्ती है, समय के साथ बदलती रहती है। तो अधिकतम धारा का मान जो है ये था V/Z। Z कितना था, XC माइनस XL का वर्ग और R का वर्ग और इसका वर्गमूल। तो यहाँ ये हो गया अधिकतम धारा का मान VM, अधिकतम मान है बटे R। क्योंकि बताओ क्योंकि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि XL माइनस XC या XC माइनस XL जो भी लिखें, ये चीज़ 0 हो गई, XC XL के बराबर हो गया, ये चीज़ 0 हो जाएगी। देखो तो धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा। यानी कोई भी LCR परिपथ अधिकतम धारा देता है, उसमें धारा अधिकतम होती है जब वो अनुनाद की स्थिति में होता है, ठीक। अब ऐसे में अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, कोण कैसे निकलेंगे। अब देखो जो फाई है वो कितना होगा, वो 0 होगा, और जो कॉस फाई है वो कितना होगा, वो 1 होगा। यानी धारा में और वोल्टता में कलाकोण 0 होगा। और क्योंकि धारा और वोल्टता में कलाकोण यही दोनों बनाते हैं, अब ये बराबर हो गए तो ये फाई जो है ये 0 हो जाएगा। और फाई 0 हो गया तो शक्ति गुणांक अधिकतम होगा। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे बोलते हैं हम लोग शक्ति गुणांक, ये अधिकतम होगा, ठीक। यानी अधिकतम शक्ति जो है वो ट्रांसफ़र होगी, अधिकतम शक्ति परिपथ के पास रहेगी, कुल मिलाकर ये देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस पर हम आंकिक सवाल करेंगे, जो हमारे NCERT में सवाल है वो इस पर हम करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को फिर हम
बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे फिर हम, ठीक। चलिए एनसीईआरटी का सवाल पढ़ते हैं। एलसीआर परिपथ पर ये है 6 नंबर का सवाल, एनसीईआरटी 6 नंबर, ठीक। अब चलिए इस सवाल को हम लोग यहीं कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण 7-6 एनसीईआरटी उदाहरण 7-6 200 ओम प्रतिरोधक एवं ए 15 माइक्रोफेरेड संधारित्र को किसी 220 वोल्ट 50 हेजी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यानी यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोधक है उसका मान है 200 ओम और जो सी है उसका मान है 15 माइक्रोफेरेड, ठीक। और इसमें प्रेरक नहीं है, प्रेरक तो नहीं है, प्रेरक नहीं है, तो L का मान है 0 है। यानी एक ऐसा परिपथ है जिसमें L नहीं है, ये पर 2 चीज़ें हैं, ठीक। तो L का मान 0 हो गया। परिपथ में धारा की गणना कीजिए और जो आवृत्ति है जिसे हम कहते हैं न्यू, वो है 50 हर्ट्ज। इससे मुझे ओमेगा मिलेगा। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू होता है, जो कि मुझे मिलेगा 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि मुझे ओमेगा की ज़रूरत होती है, वो मुझे मिल जाएगा 2 पाई न्यू 50 हर्ट्ज वाली आवृत्ति से। और ये लगाया है 220 वोल्टता पर, यानी जो VRMS है, ध्यान रहे ये क्या है? वोल्टता का अधिकतम मान बटे वर्गमूल 2 है और ये है 220 वोल्ट। यानी जो लिखी हुई वोल्टता होती है वो 220 होती है, अधिकतम वोल्टता का वर्गमूल 2 करके वो आती है, उसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। यानी ये चीज़ दे रखी है हमें सवाल के अंदर, ये सब चीज़ें हमें सवाल के अंदर दे रखी है, ठीक। परिपथ में धारा की गणना कीजिए। अब परिपथ में धारा, ठीक। चलिए परिपथ में धारा निकाल देते हैं। परिपथ में धारा, अधिकतम मान धारा का आएगा अगर हम अधिकतम वोल्टता लगाएंगे। अगर हम RMS वोल्टता लगाएंगे तो धारा का RMS मान आएगा। तो धारा का RMS मान मिलेगा हमें, तो हम लगाएंगे VRMS बटे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र कितना क्या होता है? प्रतिबाधा का सूत्र, जरा आगे बढ़ें इस बात को लेकर के। VRMS हो गया 220, प्रतिबाधा होती है XC माइनस XL का वर्ग प्लस R का वर्ग और इसका वर्गमूल, ये प्रतिबाधा होती है। और यहाँ पर L 0 है, यानी इसमें प्रेरकत्व नहीं है, तो L का यानी XL का मान 0 कर देंगे तो कितना बन रहा है जरा देख के बताओ? 220 बटे वर्गमूल XC का वर्ग प्लस R का वर्ग, ये बन गई धारा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब जो XC है उसको निकालना चाहते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। 220 XC का मान जरा याद करें, ये होता है 1 बटे ओमेगा C का वर्ग प्लस R का वर्ग। मान को रखते चले जाएं, 220 वर्गमूल 1 बटे ओमेगा है 100 पाई, C है 15 माइक्रोफेराड, तो 15 गुना 10 की घात -6, ये बन गया ओमेगा C और ये बन गया प्रतिरोध है 200 ओम, ठीक। तो ये बन गया देखो धारा का मान, ये है RMS का मान, ये वाला, ठीक। इसे हल कर दें, ठीक।
ये आएगी परिपथ में धारा 0.755 एम्पियर, यानी इसका जो मान आ रहा है हल करने पे कितना आ रहा है 0.755 एम्पियर। ठीक, आरएमएस मान, यानी इसको अगर हल कर लेंगे आप, अगर इस चीज़ को हल कर लेंगे तो ये आएगा। ठीक, और प्रतिबाधा ये है, ये जो नीचे लिखी हुई है ये प्रतिबाधा है, ये प्रतिबाधा है, ये जेड का मान है। ठीक, प्रतिरोधक व संधारित्र के बीच आरएमएस वोल्टता की गणना कीजिए। प्रतिरोधक और संधारित्र के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है, उसे कहते हैं वीसी। वो होती है आरएमएस वोल्टता IRMS इंटू XC, ये होती है वोल्टता संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो धारा का मान तो आ चुका है, तो धारा का मान रख देंगे 0.755 और XC का मान रख देंगे, ये रहा XC का मान, यहाँ से मिलेगा XC का मान। ठीक, तो ये मान कितना आ रहा है देखिए ज़रा, ये मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 160.3 वोल्ट, 160.3 वोल्ट ये आ रहा है इसका मान। ठीक, और अगर देखें प्रतिरोधक में उसे VR कहते हैं, वो होता है IR। ये मान कितना आ रहा है, I का मान तो ये मिल ही गया, R का मान ये रहा। ठीक, तो ये आएगा 151 वोल्ट, 151 वोल्ट, ये देखो, यानी I का मान मिल गया वहाँ से, तो IRMS XC, क्योंकि RMS मान मिला है। ठीक, RMS मान क्यों मिला, वर्ग माध्य मूल मान क्यों मिला, क्योंकि जो वोल्टता का मान था हमारे पास वो वर्ग माध्य मूल मान ही हमें बताया गया था 220 वोल्ट। VRMS जो है 220 वोल्ट ही हमें बताया गया था। ठीक, यानी प्रतिबाधा मिली, दोनों में वोल्टता मिली। ठीक, अब यहाँ पे आता है कला कोण का अंतर। कला कोण का अंतर कैसे देखते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रतिरोधक में यहाँ कला कोण के अंतर का हमारे पास एक सूत्र होता है, हम फाई निकाल सकते हैं। ये जो फाई होता है हमारे पास, इस फाई का हमारे पास एक सूत्र होता है 10 फाई, कितना होता है, वो होता है XC माइनस XL/R। ठीक, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा XC/R, ये बन जाएगा कला कोण। ये किस में कला कोण होगा, धारा में और प्रयुक्त वोल्टता में, जो प्रयुक्त वोल्टता है और धारा में ये कला कोण होगा। और जो भी इसका मान आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो धारा है वो वोल्टता से आगे होती है। जब संधारित्र लगा होता है तो आप देख रहे होंगे XC/R का मान प्लस में आ रहा है, तो बिल्कुल यही चीज़ हो रही है, यानी ये L नहीं है तो धारा प्रयुक्त वोल्टता से आगे हो जाती है। संधारित्र में धारा प्रयुक्त वोल्टता से आगे होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बीच में जो वोल्टता होती है उससे भी आगे होती है। ठीक है, चलिए, तो वोल्टता और धारा के बीच ये मिलेगा कोण। कितना कोण आ रहा है इस बारे में बात यहाँ नहीं हुई है, कोण नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, ये एक उदाहरण था आपका LCR परिपथ पर, जिसमें L को शून्य ले लिया गया। किसी कहीं पे आप C को शून्य ले लेंगे। देखिए कह रहा जी कहीं पे C शून्य है। ठीक, यानी जो संधारित्र में धारिता है वो नहीं है। अब धारिता C शून्य होने पे क्या होता है, ये नंबर देखो शून्य होगा तो अनंत हो जाता है। ठीक, तो कुछ नहीं होगा अगर C शून्य कर दिया। कह रहा जी C अनंत है, अगर C को अनंत कर दें, मतलब C किसी संधारित्र की कैपेसिटी अनंत होने का मतलब हो गया कि C है ही नहीं, तार जोड़ दिया गया सीधे सीधे, तो उस केस में क्या होता है, ये नंबर शून्य हो जाता है। ठीक, तो L को शून्य कर दिया तो समझ में आती है बात कि L 0 काम करेगा, लेकिन C को अगर 0 कर दिया देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। C 0 तो 1/0 अनंत हो गया, तो सब कुछ धारा 0 हो जाएगी परिपथ में। ठीक, तो ध्यान रहे अगर यहाँ पे कोई संधारित्र नहीं है तो इसका मतलब हो गया सीधा तार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि C अनंत है, धारिता अनंत है, तो यहाँ इन्फिनिट लगा देंगे, अनंत लगा देंगे, तो ये पूरा पद 0 हो जाता है फिर। ठीक, बिना C के बना देंगे, उसमें C लगाएंगे ही नहीं, उसमें XL और
ये लगा देंगे, देखो एक्सएल का मान शून्य लगा देंगे। एक्सएल का मान अगर शून्य लग गया, एक्सी का मान अगर शून्य लग गया तो ये, तो एक्सी का मान शून्य कब हो सकता है? जब सी जो है वो अनंत हो। तो एक सीधे तार में अगर एक बिंदु ले लिया जाए, एक सीधे चालक तार में अगर एक बिंदु ले लिया जाए और धारा प्रवाहित करें तो इसका सी कितना माना जाता है? अनंत माना जाता है। याद रहे, अनंत लगाने पर ये सी 0 हो जाती है। पक्का? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, डन। चलिए, तो एलसीआर परिपथ पर आगे भी प्रश्न हैं, हमारे अभ्यास में भी प्रश्न हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, इसी पर विचार करने की बात है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। मतलब उसका गणित ये रूप कुछ खास नहीं है, साधारण सा है, और थोड़ा कम करके भी समझेंगे उसको क्योंकि बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, प्रायोगिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गणितीय रूप से तो नहीं, गणितीय रूप में तो हम सिंपली कर देंगे, साधारणतः कर देंगे इसको, लेकिन महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसे कहते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसे समझते हैं ये चीज़ क्या है। ठीक है, अनुनाद की तीक्ष्णता। तो इसे पूरी चीज़ को हटा लेते हैं यहाँ से, अब हो गया इसका काम। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ में ही होगा। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता, हम लोग काफ़ी बड़े टॉपिक पे चल रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप भी पानी आनी पी सकते हैं, पी लो, पानी रखा होगा। बैठ के टेबल पे आराम से पढ़ेंगे, एक रफ कॉपी रखेंगे, एनसीईआरटी की बुक रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं एच सी वर्मा के हल कराऊंगा तो एच सी वर्मा की बुक रखेंगे। ठीक है ना। ये मेरी पर्सनल बोतल है जिसमें मैं अपना पानी रखता हूँ। ओके, देखिए, अनुनाद की तीक्ष्णता एक विशेष मान पर प्राप्त की जाती है। विशेष मान यानी कुछ एक मान ऐसा होता है जिसमें कहता है जो शक्ति है, जो शक्ति है वो शक्ति आधी हो जाए। अब मान लीजिए कोई शक्ति है, देखिए ऐसे I²R मान लीजिए कोई शक्ति है, मान लो P मान लें इसको। ठीक, ये आधी हो जाए, इसको आधा कर दें तो क्या करना पड़ेगा? I का मान वर्गमूल 2 गुना करना पड़ेगा। देखिए P का मान आधा हो गया कि नहीं हो गया? वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो P का मान, शक्ति का मान आधा हो जाएगा। अब अगर I का मान आधा करना पड़ेगा, ठीक, तो किस तरीके से, कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को हम?
ठीक। अब यहाँ पर जेड जो है, अगर परिपथ में बात करें प्रतिबाधा की, तो प्रतिबाधा कितनी है जरा उस पर विचार करें। एलसीआर परिपथ में कितनी प्रतिबाधा है जरा उस पर विचार करें। प्रतिबाधा, परिपथ में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा हम लिखते हैं Z से, और ये XC माइनस XL का वर्ग प्लस R स्क्वायर है। ठीक। अब शक्ति अक्षय, अक्षय शक्ति यानी शक्ति का नुकसान। तो शक्ति का नुकसान जैसे मैंने बताया I स्क्वायर R है, उसका आधा कर दें तो R को वर्गमूल 2 गुना बना दें, ये पूरा का पूरा Z R का वर्गमूल 2 गुना बना दें इसको, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए अब इस चीज़ को क्या लिखूं, Z को कितना लिखूं, शक्ति गुणांक यानी अक्षय शक्ति को आधा करना है, तो क्या लिखूं इसको, इसे लिख दूं R वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक, तो R वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक, तो धारा का मान 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा, शक्ति का अक्षय जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ को आगे खोल देता हूँ मैं। ये एक विशेष वैल्यू है, यानी ऐसे प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से ऐसा पाया गया, ये मान के चलो आप। ठीक, अब अगर इसे आगे करूँ मैं तो ये हो गया, देखिए 2R स्क्वायर, और ये हो गया, इसको हटा लेता हूँ वर्गमूल को दोनों तरफ से, तो ये हो गया XC माइनस XL प्लस R स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आ रही देखो 2R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका स्क्वायर जो है R स्क्वायर के बराबर आ रहा है। XC माइनस XL ऐसे, फिर इसका वर्गमूल कर दूं तो XC माइनस XL जो है वो R के बराबर आ रहा है। ठीक, कह रहा ऐसे में अगर ऐसा हो तो जो भी आवृत्ति है परिपथ के अंदर, जो भी आवृत्ति है उसे अनुनाद की आवृत्ति के आसपास रखो, यानी जो भी इसकी आवृत्ति है उसे अनुनाद की आवृत्ति के आसपास रखो। ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी भाई, अनुनाद की आवृत्ति के आसपास रखने का मतलब क्या है। भाई देखिए परिपथ में अपनी एक आवृत्ति होगी, अगर मैं परिपथ में देखूं कितनी आवृत्ति होगी तो मुझे पता है ये होता है 1/ओमेगा C, और ये होता है ओमेगा L, ये होता है R। ये समीकरण ऐसे बन जाएगा। ये जो ओमेगा है ये तो जो प्रयुक्त AC वोल्ट है ये तो उसकी आवृत्ति है, यही वाला ओमेगा होता है हमारे पास। अगर मैं परिपथ को अनुनाद पे ले जाना चाहूँ तो एक अनुनाद आवृत्ति मुझे प्राप्त होती है, उसे मान लेता हूँ ओमेगा नॉट, वो होती है 1/वर्गमूल LC। ये क्या है, अनुनाद आवृत्ति। तो ये आवृत्ति है नहीं यहाँ पे, वो जो आवृत्ति है वो अनुनाद आवृत्ति है। हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अपनी एक आवृत्ति है। कह रहे जो आवृत्ति आप दे रहे हैं इसे अनुनाद आवृत्ति के आसपास रखो, अनुनाद आवृत्ति के बराबर हो, लगभग ज़्यादा फर्क ना हो। यानी जो ओमेगा है, ओमेगा जो है वो कितना हो, वो ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा हो। यानी डेल्टा ओमेगा जो है वो थोड़ा हो, छोटी वैल्यू हो, डेल्टा ओमेगा का मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, ओमेगा लगभग ओमेगा नॉट के बराबर हो, अनुनाद के आसपास की चीज़ हो। अब अगर इस चीज़ को यहाँ रख दें हम तो हमारे पास कुछ निकल के आता है, देखिए 1/ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा C माइनस ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा L इक्वल टू R। ये ठीक। अब डेल्टा ओमेगा का जो मान है वह छोटा है, और ये है अनुनाद की आवृत्ति। ठीक, अब इसके बाद छोटा मान है तो कुछ बायनोमियल जो है द्विपद का प्रमेय जो बायनोमियल थ्योरम का होता है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई घात लगी है तो उसे लिख सकते हैं। अब पहले क्या करते हैं, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लेते हैं, देखो सरल हो जाएगा। ओमेगा नॉट C 1 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट, ये आ गया नीचे। ऊपर भी कुछ करते हैं, इधर ओमेगा नॉट L कर दिया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा, प्लस माइनस लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू R।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनोमियल से क्या करते हैं, इसकी पावर 1 है यहाँ पे, इसे ऊपर ले जाते हैं, इस पे लगा देते हैं इसको। तो यानी कुछ ऐसा करते हैं कि 1/ओमेगा0c और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट, और यहाँ एक पावर लगा देते हैं -1, और यहाँ ओमेगा नॉट L 1 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट, यहाँ पावर 1 लगा लेते हैं, R आ जाता है। ठीक, तो बाइनोमियल यानी द्विपद के प्रमेय का हम क्या करते हैं, ये मान अगर बहुत छोटा सा है, ये मान बहुत छोटा है, तो ये घात यहाँ आ जाती है, ये घात यहाँ आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस की घात अगर यहाँ आ भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस माइनस ही रहेगा। तो इस तरीके से इसको लिख देते हैं 1/ओमेगा0c और 1 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L 1 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू R। अब इन ब्रैकेट को खोल के चलते हैं, देखो शुरू करते हैं 1 के साथ, 1/ओमेगा0c प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा नॉट स्क्वायर c माइनस ओमेगा नॉट L, यहाँ पहुँच गए, और प्लस माइनस, क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस फिर बना देगा, डेल्टा ओमेगा नॉट और यहाँ ओमेगा नॉट L इक्वल टू R। तो यहाँ से ओमेगा नॉट कट जाएगा, और यहाँ से 1/ओमेगा0c और ये चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है अनुनाद में XC और XL बराबर होते हैं। तो ये XC बन गया, ये XL बन गया, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा स्क्वायर c, इसको लिखना पड़ेगा। देखो ओमेगा स्क्वायर c कितना बनेगा, ज़रा देखो, पहले स्क्वायर कर लो, यहाँ देखो अनुनाद पे आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर c बनेगा 1/L। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर c यहाँ 1/L बनेगा, तो L ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये पद हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ओमेगा डेल्टा ओमेगा L, एक पद और आएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा L, और ये बनेगा R ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसका अधिकतम मान लेते हैं, इसका अधिकतम मान हम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा अधिकतम मान, अगर मैं देखूं तो 2 गुना हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा L इक्वल टू R, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक, ऐसे। तो यहाँ से मैं 2 डेल्टा ओमेगा का मान निकाल लेता हूँ। जो परिवर्तन है वो कितना है, आपने देखा कि जो परिवर्तन है वो कितना है, जो मैक्सिमम परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन कितना हो सकता है, वो 2 डेल्टा ओमेगा हो सकता है। तो 2 डेल्टा ओमेगा का मैं मान निकाल लेता हूँ, कितना हो गया, R/L हो गया। ठीक, अब भाई अनुनाद की जो गुणवत्ता है वो कैसे परिभाषित करेंगे, क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक। तो गुणवत्ता कैसे परिभाषित करेंगे, गुणवत्ता गुणांक, बस उसे परिभाषित कर देते हैं, उसे कहते हैं Q। ठीक, वो होता है ओमेगा0/2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा0 अपॉन R, और ये हो गया L, इसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर या गुणवत्ता गुणांक। इसी जा गई ऐसे। और यहाँ पर जो ओमेगा0 का मान है वो यहाँ से लिख सकते हैं, वापस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यानी दूसरा सूत्र भी आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा, देखो ओमेगा0 का मान 1/√LC और L/R, ऐसे भी हो जाएगा। ये भी देखिए गुणवत्ता गुणांक ही है। ठीक, L चाहे तो ऊपर लगा दें, ये वर्गमूल L से हटा के ऊपर लगा दें, ये भी गुणवत्ता गुणांक है। यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि सर ये 2 डेल्टा ओमेगा अधिकतम अंतर कैसे हो गया। देखिए, अगर प्लस माइनस ओमेगा हो सकता है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा0 में प्लस ओमेगा और डेल्टा ओमेगा हो सकती है या माइनस डेल्टा ओमेगा हो सकती है, तो अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। तो अधिकतम अंतर कितना बन रहा है, 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक, यानी एक बार ओमेगा कितना, ओमेगा0 प्लस डेल्टा ओमेगा, एक बार कितना, ओमेगा माइनस 2 डेल्टा ओमेगा। तो अधिकतम अंतर 2 डेल्टा ओमेगा हो सकता है। तो अनुनाद की तीक्ष्णता कहता है डेल्टा ओमेगा का मान जितना कम होगा, डेल्टा ओमेगा का मान जितना कम होगा,
अनुनाद का गुणवत्ता गुणांक उतना ही अधिक होगा। अनुनाद का गुणवत्ता गुणांक उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ काम कहाँ करेगी? एलसीआर परिपथ में ट्यून करने में, यानी फ्रीक्वेंसी की रेंज बनाने में, फ्रीक्वेंसी की रेंज बनाने में काम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप एफएम रेडियो बजाते हैं, एफएम रेडियो में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 88 मेगाहर्ट्ज से 106 मेगाहर्ट्ज तक वो बैंड ट्यून होता है। तो वहाँ पे जो एलसीआर परिपथ है एफएम के अंदर, वो एलसीआर परिपथ का जो डेल्टा ओमेगा है वो ये है। ठीक, कितना है ये डेल्टा ओमेगा? 2 डेल्टा ओमेगा। ये कितना? 88 में से बैंड बनता है फ्रीक्वेंसी का, कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी काम करेगी किसी यंत्र में, रेडियो में या किसी चीज़ में। इसको ग्राफ पे करके बताओ। तो ग्राफ पे करके बताते हैं इसको। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है इसका? देखो ग्राफ बना के बता देता हूँ। ये मान लेते हैं कि ये अनुनाद आवृत्ति है और इधर धारा का मान है, परिपथ में धारा यहाँ पर है ऐसे। तो हम जानते हैं कि अनुनाद आवृत्ति पर एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं और अधिकतम धारा प्राप्त होती है। ठीक, तो यानी अनुनाद पर हमें अधिकतम धारा प्राप्त होती है। मान लीजिए ये अधिकतम धारा है। ठीक, ये अधिकतम धारा है ये वाली, और इसका मान है, अधिकतम धारा का मान मान लेता हूँ मैं यहाँ तक, इसका मान मान लेता हूँ आई, और ये कितनी होती है? ये होती है अधिकतम मान में Vm/R। Vm/R इसका मान होता है, और इसमें एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर जो होता है वो होता है एक्सएल बराबर एक्सी, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर एक्सएल बड़ा करते हैं या एक्सी बड़ा करते हैं तो उस केस में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गिरता है, ऐसे गिरता है। ठीक, अब यहाँ पे लगभग 0 और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे लगभग 0 आ जाता है, यहाँ पे 0 नहीं आता। कह रहा ये तो अनुनाद की आवृत्ति तक पहुँचने का एक तरीका है। जैसे जैसे अनुनाद की आवृत्ति तक पहुँचते हैं, इधर कौन बढ़ रहा है? इधर ओमेगा बढ़ रहा है। ठीक, ओमेगा बढ़ता है तो कौन बढ़ेगा? ओमेगा बढ़ता है तो एक्सएल बढ़ता है। तो इधर हो रहा है कि जो एक्सएल है वो बड़ा है एक्सी से, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक्सी बड़ा है एक्सएल से, और यहाँ क्या है? यहाँ एक्स और एक्सी बराबर है। अधिकतम करंट प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगर मैं इसे अनुनाद की तीक्ष्णता तक ले जाऊँ, ग्राफ को अनुनाद की तीक्ष्णता तक, तो मैं इस आवृत्ति के पास रहता हूँ, अनुनाद की आवृत्ति के पास रहता हूँ, यानी यहाँ कहीं मैं रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे बैंड गैप करना होता है। तो अगर मैं डेल्टा ओमेगा तक ले जाऊँ और परिणामी प्रतिरोध को वर्गमूल 2 गुना बढ़ा दूं, तो ये ग्राफ फिर मुझे ऐसा नहीं मिलता। ये ग्राफ थोड़ा बदल के मिलता है, मुझे ऐसा मिलता है। देखो क्यों? क्योंकि परिणामी प्रतिरोध बढ़ गया। परिणामी प्रतिरोध कितना कर दिया? R के बजाय R वर्गमूल 2 कर दिया, तो अधिकतम धारा नहीं प्राप्त होगी। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा डेल्टा ओमेगा ले लूँ, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये क्या है? ये है डेल्टा ओमेगा, और थोड़ा पीछे हटा लूँ इधर भी, तो ये वाली चीज़ क्या है? ये भी है डेल्टा ओमेगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखूं तो कितना अंतर है दोनों के बीच में? 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक, इसे नाम बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बता रहा हूँ, बैंड विड्थ बोल देते हैं इसको। ठीक, यानी बैंड की चौड़ाई, यानी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होगी। तो फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो यहाँ आ जाता है इस जगह पे। तो यानी यहाँ पर हो रही है अनुनाद की तीक्ष्णता, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, और यहाँ पर जो प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है, उसमें प्रतिरोध कितना? R का वर्गमूल 2 गुना बना दिया गया। यहाँ पे अधिकतम है तो R के बराबर है, तो वर्गमूल 2 गुना बना दिया गया, तो धारा का मान 1/वर्गमूल 2 हो गया, तो गिर गया धारा का मान। तो अधिकतम धारा ये प्राप्त होगी R वर्गमूल 2 के अनुसार, और इसमें अनुनाद की तीक्ष्णता यहाँ तक रहेगी। अनुनाद यानी फ्रीक्वेंसी का जो गैप है, जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जो परास है, आवृत्ति की परास कह सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक, और ये
पास में होगी, ये पास पास रहेगी, अनुनाद की आवृत्ति के पास रहेगी, क्योंकि डेल्टा ओमेगा का मान बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटी वैल्यू है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, किसी भी परिपथ के एलसीआर को, मतलब किसी भी एलसीआर परिपथ को आप ट्यून स्टेशन लगाने के काम में ला सकते हैं। उसके जो डेल्टा ओमेगा नहीं ट्यून करते हैं, उसके सी आर वी आर को चेंज करते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी का गैप फ्रीक्वेंसी बनाकर उसको ट्यून कर सकते हैं। इसे कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक, तो इस ग्राफ को याद रहेगा, ये ग्राफ धारा, परिपथ में धारा और कोणीय आवृत्ति के बीच में है। इसमें जो ये ग्राफ है, ये सामान्य ग्राफ है, बिल्कुल सामान्य, इसमें कोई अनुनाद की तीक्ष्णता नहीं है। इस ग्राफ में कोई अनुनाद की तीक्ष्णता वाली बात नहीं है। अनुनाद की तीक्ष्णता वाली बात किस में आई, इस वाले ग्राफ में आई। इस वाले में देखो, इस पर पेन चला रहा हूँ मैं, इस पर मैं चौक चला रहा हूँ, इसमें है अनुनाद की तीक्ष्णता। तो अनुनाद की तीक्ष्णता का ग्राफ नीचे वाला है, ये है अनुनाद की तीक्ष्णता का ग्राफ, नीचे वाला। ऊपर वाला कुछ नहीं है, ऊपर वाला है सामान्य ग्राफ, जिसमें अनुनाद आया, अनुनाद पर अधिकतम धारा आई। ठीक, इसमें अधिकतम करंट कम क्यों हुआ, क्योंकि हमें देखा कि प्रतिरोध R के बजाय R वर्गमूल 2 के बराबर प्रतिबाधा कर दी गई, तो इसलिए इसमें परिणामी धारा का अधिकतम मान कम आया। ठीक, तो कुल मिलाकर इस तरीके से हम अनुनाद की तीक्ष्णता और उसका सूत्र बना लेते हैं, बहुत छोटे में बना लेते हैं। ठीक, अगर बुक में जाएंगे, एनसीईआरटी में जाएंगे, चीज़ यही है, थोड़ा फैला रखा है, थोड़ा बड़ा कर दिया, तो मैंने इसको ठीक कर दिया कि भाई इस तरीके से अनुनाद की तीक्ष्णता को समझा जा सकता है बड़े आसानी से। ठीक, अब इस पर कोई आंकिक प्रश्न बनता है, तो यहाँ मांगते हैं आपसे आंकिक प्रश्न में क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक आपसे प्रश्न में मांगा जाता है। एल और सी का आर का मान बताएंगे तो गुणवत्ता गुणांक मांगेंगे आपसे, ओमेगा नॉट का मान बताएंगे, ठीक, तो आपसे मांगेंगे। अब ये जो ओमेगा नॉट है, इसे कह रहे हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति, इसको मुक्त आवृत्ति भी कह देते हैं, याद रहे, क्या कहते हैं इसको, मुक्त आवृत्ति। इसका दूसरा नाम भी हो जाता है मुक्त आवृत्ति, भी इसी का नाम है। कहीं कहीं पे लिखा हो परिपथ की मुक्त आवृत्ति, तो इसका मतलब है कि इसी की बात हो रही है, ओमेगा नॉट की बात हो रही है। ठीक, चलिए अब हम चलेंगे अपने अगली क्लास में, और हम आएंगे अब शक्ति, अक्षय शक्ति या शक्ति परिपथ में, कितनी शक्ति परिपथ में रहती है, कितने उसमें से कितना नुकसान होता है, परिपथ का शक्ति अक्षय या परिपथ में शक्ति पर हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, उस पर फिर एनसीईआरटी का हल करेंगे, कोई सवाल होगा तो एनसीईआरटी वाला हल करेंगे। ठीक, और धीरे धीरे पहुँचेंगे कहाँ, बताओ कहाँ पहुँचेंगे, ट्रांसफॉर्मर की तरफ। ट्रांसफॉर्मर को ख़त्म करते ही एनसीईआरटी का अभ्यास पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके।